अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहान मीर। यूएस में दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। कुछ लोगों को दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप में वो लोग थे ना जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा समझ नहीं है, ना कंपनी के फंडामेंटल जानते हैं, टेक्निकल जानते हैं, एकदम नॉर्मल लोगों को एक ग्रुप में रखा गया। और दूसरे ग्रुप में दोस्तों ऐसे लोगों को रखा गया ना जो काफी क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है स्टॉक मार्केट को लेके, जिनको टेक्निकल पता है, फंडामेंटल पता है। दोनों ग्रुप को बोला गया कि अपने अपने स्टॉक हिसाब से स्टॉक को पिक कर लो। एंड आफ्टर 15 ईयर्स उनका ना परफॉर्मेंस चेक किया गया। आप जान के शॉक हो गए होंगे दोस्तों कि वो ग्रुप जिसको कुछ नहीं पता था ना, उनके स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया ऐसे ग्रुप के जिनको सब कुछ पता था। उसका मेन रीजन क्या था? जिनको कुछ नहीं पता था उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे स्टॉक्स या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिनका प्रोडक्ट वो रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते थे। जैसे अगर आप बाटा की चप्पल पहनते हो तो बाटा का शेयर खरीद लिया। अगर डोमिनोज का पिज्जा खाते हो तो जुबिलेंट फूडवर्क का शेयर खरीद लिया। डीमार्ट में शॉपिंग करते हैं तो डीमार्ट का स्टॉक खरीद लिया। तो इस तरीके से उन्होंने खरीद लिया स्टॉक्स को, और दूसरे ग्रुप ने बहुत ज्यादा एनालिसिस की, बहुत ज्यादा चीजें सोची। तो इस तरीके से पहले ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को बीट किया। अब ये दोस्तों जो थ्योरी है ना, इस पे मैं ये कमेंट नहीं करने नहीं बैठा हूं कि कितना हद तक सही है कितना हद तक गलत है, लेकिन अगर ये थ्योरी आपने एफएमसीजी स्टॉक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, डाबर, कोलगेट जैसे में अप्लाई किया होता, हम तो चलो कोलगेट टूथपेस्ट यूज करते हैं, हम कोलगेट का स्टॉक खरीदेंगे, तो आप बुरी तरीके से ये थ्योरी को ना थ्योरी के साथ फेल हो जाते हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों में आप देखिए कि ये जो स्टॉक्स है, एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, इनकी ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। 4 से 5% अगर आप एवरेज देखो तो 5-6% की ग्रोथ ये स्टॉक्स ने दिया हुआ है, जितना कि बैंक एफडी में रिटर्न बनता है। तो दोस्तों तीन टाइप के स्टॉक होते हैं मार्केट में। एक होता है आपका मार्केट परफॉर्मर, मतलब निफ्टी, मार्केट मतलब निफ्टी, जो निफ्टी के साथ चलता है। एक होता है मार्केट का आउट परफॉर्म करने वाला, एक होता है मार्केट को अंडर परफॉर्म करने वाला। तो ये वीडियो में दोस्तों हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये जो एफएमसीजी का जो होल सेक्टर है उसके जो स्टॉक्स हैं, दे कैन बी मार्केट परफॉर्मर, दे कांट बी मार्केट आउट परफॉर्मर। मतलब आप सोच रहे हो कि इसमें से आपको कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों नहीं होगा, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो पी के कॉन्सेप्ट से आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो ये स्टॉक्स आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ स्विंग ट्रेडिंग मिल जाए, कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग मिल जाए, या 2025 का अगर आपका आउटलुक है कि कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है, तो उसमें मेरे ख्याल से दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जब भी हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम लोग 200 ईएमए का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, और ये देखेंगे कि क्यों शॉर्ट टर्म में ये जो सेक्टर है ना बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो फंडामेंटल देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, टेक्निकल देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। एक वीडियो दोस्तों आप देखो, आपका जो नॉलेज है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना, नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। और ये एनालिसिस दोस्तों किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन मत लो, इन्हीं के लिए हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जनरल स्टडी में आपको एनालिसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। किसी भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है दोस्तों उतना ही बढ़ता है ना जितना वो कंपनी ग्रोथ करती है। तो अगर आप जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कितना ग्रो करेगा? निफ्टी उतना ही ग्रो करेगा ना लॉन्ग टर्म में जितना उसके अंदर की कंपनीज ग्रो करती हैं। तो अब सबसे पहले तो उसके लिए पीई का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। पीई का मतलब होता है प्राइस अपॉन अर्निंग। तो ये जो प्राइस क्या होता है, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा प्राइस है पी इंटू अर्निंग। तो दोस्तों अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस तभी बढ़ता है ना जब या तो उसका पी बढ़े, या तो उसका अर्निंग बढ़े, या तो दोनों बढ़े। अभी पी कौन डिसाइड करता है? ये पी डिसाइड करता है मार्केट। एंड अर्निंग मतलब ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी के हाथ में होता है, तो जितना कंपनी ग्रो करेगी उतना ही बेहतर है। अब ये पी जो है ये भी कौन देता है? ये मार्केट देता है। ये किस बेसिस पे देता है? अगर कंपनी की अर्निंग आ रही है, कंपनी अगर ग्रो कर रही है, तो मार्केट उसके पी को बढ़ाएगा, और अगर जब दोनों बढ़ेंगे तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो अगर आपको आज के बाद सिंपल सा फंडा बताता हूँ मल्टी बैगर स्टॉक लेने का। अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए ना, तो आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जिसमें पी का भी री रेटिंग हो सकता है एंड अर्निंग का भी री रेटिंग होगा। अगर दोनों बढ़ेंगे तभी तो स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। अगर एक समझिए बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है या कांस्टेंट है, तो ऐसा स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकता। अब अगर मैं ये एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात करूं, मतलब इन शॉर्ट ये स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं ना, तो आप देखिए ना ये स्टॉक में पी जो है ना, ये ऑलरेडी अगर आप देखो तो काफी हाईएस्ट लेवल पे 50 के ऊपर है। मतलब यहाँ पे पी बढ़ने का तो कोई चांस है ही नहीं, है ना। पी तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि पी तो ऑलरेडी हाईएस्ट है। अब क्या बढ़ेगा? तो ये स्टॉक का जो रिटर्न है ये टोटली डिपेंड करता है अर्निंग पे। जितना ये लोग अर्न करेंगे ना उतना स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। हम मान लेते हैं ये स्टॉक मल्टी बैगर कब बने होते हैं कि अगर समझो इनका पी आपको 20-30 के आसपास दिखता, तो 20-30 से इनमें ना पोटेंशियल होता कि ये पी और बढ़ेगा, तो 20 का पी मान लेते 50 हो जाता,
साथ में अर्निंग भी आ जाती, दोनों को आप मल्टीप्लाई करते तो मल्टीबैगर रिटर्न बन जाता। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पी है ये बढ़ सकता है कि कम हो सकता है, ये कांस्टेंट रह सकता है। अब देखिए ये पी कौन डिसाइड करता है? मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट किस हिसाब से डिसाइड करता है? अर्निंग के हिसाब से। अब इनका अगर मैं आपको अर्निंग बताऊं, मतलब जो प्रॉफिट ग्रोथ बताऊं या सेल्स ग्रोथ बताऊं, तो आप देख सकते हो, ये देखिए सेल्स इनकी सिंगल डिजिट में है, प्रॉफिट इनका आप बोल सकते हो 10% के आसपास ग्रो हो रहा है। मतलब मोटा मोटा आप समझो ये कंपनियां का जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है ये 10% के आसपास से ग्रो हो रहा है। ऐसी कंपनी जिनका सेल्स 10% के आसपास, प्रॉफिट 10% के आसपास ग्रो हो रहा है, उनके लिए तो मेरे ख्याल से 50 का पी भी काफी है। तो मार्केट समझो, चलो ऐसे, अब ऐसे स्टॉक भी होते हैं जिनका पी 100 का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रोथ है ना उनमें उनमें बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी कंपनी जो 40-50% से ग्रोथ कर रही है उनको तो पी और बढ़ेगा। मतलब यहीं पे आप समझो कि ग्रोथ आपको 40% दिखती तो मे भी 50 का पी 70 हो जाता, तो पी बढ़ जाता, अर्निंग तो आ ही रही 50% की, तो मल्टीबैगर स्टॉक यहां से निकलते। बट अब एज ए होल सेक्टर की अगर आप बात करो तो सेक्टर में पी की री रेटिंग होना तो बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी 50 के आसपास ये चल रहा है। अब जो भी इनका ग्रोथ है या जो भी इनका प्राइस है ये किस पे डिपेंड करता है? अर्निंग पे। मतलब ये लोग कितना ग्रो करेंगे, अब ये क्वेश्चन मार्क आता है। अब ये लोग देखो पिछले 5 सालों में साल के 10% ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम बेस्ट के सिनारियो भी लेते हैं तो ये कितना ग्रो करेंगे? ये उतना ग्रो करेंगे ना जितना इंडिया का जीडीपी ग्रो कर रहा है। तो आज के दौर में अगर इंडिया का जीडीपी आप देखो तो 6% के आसपास है, इन्फ्लेशन 6% के आसपास है, मतलब 12% के आसपास। तो ये कंपनी मोटा मोटा 12% के आसपास ग्रो करेगी, तो ये आपका 12% के आसपास बनेगा। एंड अगर इनकी पी कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है, तो इनका जो रिटर्न है ना या जो प्राइस है वो भी आप बोलो कि साल में 10-12%, 13% के आसपास ये लोग रिटर्न दे सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात। अब मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर यहाँ से आउट परफॉर्म करने को तैयार है। इसके लिए हम लोग एक हिंदुस्तान यूनिलीवर या एग्जाम्पल एचयूएल ले रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप इसका पी रेशियो देखते हो तो आप देख सकते हो, ये देखिए पिछले 4-5 सालों में एक्चुअली इसका जो पी रेशो है ना वो कम हुआ है। उसके पहले ये कंपनियां ना हायर पी कमांड करती थी, मतलब एक टाइम पे ऐसा था जो 70 के आसपास का जो पी कमांड करती थी, आज के दौर में इसका जो पी है वो 50 के आसपास है। मतलब इसका पी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और अगर आप यहां देखो तो जो हिस्टोरिकल पी इसका है वो बनता है 63 का। अब यही चीज यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि इनका भले ही प्रॉफिट, ये देखिए अगेन वही फॉर्मूला मैं आपके सामने वापस लिख देता हूं, पिछले 5 सालों में आप देखो इनका अगर आप अर्निंग बोलो तो ये एक्चुअली 10% के आसपास ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो रिटर्न है वो सिर्फ 4% के आसपास है, 3.87। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका जो पी है ना वो एक्चुअली कम हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो 70 के आसपास का जो पी चलता था ना, उनका पी कम होकर कितना हो गया? 50 का। तो बेसिकली अर्निंग जरूर बढ़ी है 10% के आसपास, तो स्टॉक का सीजीआर भी 10% होना चाहिए था। बट जो पी है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि मार्केट ने कम दिया। क्यों कम दिया? क्योंकि मार्केट को एक बात समझ में आ गई ना कि ऐसी कंपनी जो 10% पे ग्रो करे उसको 70 का पी नहीं दे सकते। ऐसी कंपनी को पी और कम देना चाहिए। तो 70 का पी कितना हो गया? 50 का। अब कल को अगर आगे चल के मान लेते हैं कि कंपनियां 10% से ही ग्रो करती है आने वाले सालों में, ठीक है, और अगर मार्केट को ऐसा लगता है 10% की ग्रोथ वाली कंपनी को 50 का पी भी ज्यादा है, तो अगर बाई चांस 10% से ही ग्रो कर दिए और जो 50 का पी अगर 40 हो जाए, तो आप समझो इनकी अंडर परफॉर्मेंस आगे भी चल सकती है। और मार्केट को लगता है नहीं नहीं ये कंपनियों की अर्निंग बढ़ने वाली है, तो चाल अगर 50 का पी वापस से बैक टू जैसे पहले होता था 60-70 का पी इनको मिल जाए और अर्निंग भले इनकी कांस्टेंट रहे, तब तो समझो आपका प्राइस बढ़ेगा। बट अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ना कि इनमें ये कंपनी से भी छोटी कंपनियां नहीं है। आप यहाँ पे देखो 5-5 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप है। अब ये कंपनियां छोटी कंपनियां नहीं है, तो इसमें जो पी डिस्कवरी है अब वो रीरेट होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। रीरेट तभी होगा ना जब इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। और इसका भी पी 50 के आसपास है, मुझे लगता नहीं कि इसके इससे भी बहुत ज्यादा नीचे जाने को तैयार है। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि ना ये मार्केट परफॉर्मर रहेंगे, जितना इनका अर्निंग आएगा उतना ही ज्यादा इनका उतना ही इनका रिटर्न बनेगा। अब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, मतलब 2025 में क्यों ऐसा सेक्टर मेरे को ऐसा लगता है ना कि आउट परफॉर्म कर सकता है या अच्छा रिटर्न बन सकता है, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसका जो पी है वो अपने हिस्टोरिकल लोस के आसपास है। तो अब चांसेस क्या बन रहे हैं? चांसेस ये बन रहे हैं ना दोस्तों कि यहां से इसका पी में री रेटिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, बट छोटा मोटा पी में बाउंस आ सकता है, पी बढ़ सकता है। और वही चीज दोस्तों अगर मैं आपको टेक्निकल के हिसाब से बताऊं तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म का आप चार्ट देखिए। 200 ईएमए के कॉन्सेप्ट से आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए जब भी ये स्टॉक 200 ईएमए के आसपास आता है, जब भी ये सेक्टर, तो वहां से ना उसमें एक बाउंस आता है। अब लास्ट टाइम देखिए और अच्छा खासा बाउंस आता है। तो ये देखिए लास्ट टाइम आप देखिए यहाँ पे जो 200 ईएमए के आसपास आया था तो वहां पे एक बाउंस आया था। अगेन
इसके पहले मैं अगर आपको बताऊं, ये देखिए अगेन 200 ईएमए के आसपास आया था, वहां से इस सेक्टर में एक बार बाउंस आया था। उसके पीछे अगर हम चलते हैं, ये देखिए उसके पीछे हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 200 ईएमए पे आया था, अगेन बाउंस आया था। ये एक दोस्तों एक्सेप्शनल सिचुएशन है जो 2020 का कोविड का टाइम था। तो ये अगर आप हटा दो, ये जो था फिर भी 200 के पास से बाउंस आया, ये देखिए अगेन 200 के पास से बाउंस। तो अब देखिए हिस्टोरिकली, ये देखिए 200 के पास आया, वहां से एक बाउंस आया। तो हिस्टोरिकली आप देखिए कि ये जो एफएमसीजी, देखिए कंपनी अच्छी है, कंपनियां बुरी नहीं है, और बेसिकली बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं। तो ये नहीं होता कि 200 ईएमए पे आया तो बस अब काट के नीचे चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और 200 ईएमए के आसपास एक काइंड ऑफ आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि एक डबल बॉटम भी बनने को यहाँ पे तैयार है। ये देखिए काइंड ऑफ डबल बॉटम भी यहाँ पे बनने को तैयार है। तो अगर आप देखो शॉर्ट टर्म में, तो जो पी है आपका वो क्या है, वो तो हिस्टोरिकल लो के आसपास आ चुका है। तो थोड़ा बहुत अगर पी में जंप आ जाए, है ना, अब देखो ना यहाँ पे पी कितना हुआ, कितना रहेगा, यहाँ पे पी ज्यादा था, तो हिस्टोरिकल लो पे 50, पी में अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे जंप आ जाए, अर्निंग भले ही कांस्टेंट रहे, अर्निंग भले ही ना आए, बट पी तो बढ़ सकता है ना। तो पी अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल प्राइस बढ़ेगा, और यही चीज दोस्तों इस चार्ट में भी दिख रही है। 200 ईएमए के आसपास है, अब ये यहाँ से यहाँ पे ऊपर जाने को तैयार है, और जब ऊपर जाएगा तब फिर उसका पी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर अर्निंग कांस्टेंट है तो फिर कंसोलिडेट होगा, फिर 200 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से टेक्निकली देख के तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक सेक्टर ऐसा है ना जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है 2025 में। तो अगर दोस्तों कंक्लूड करूं मैं अपनी कहानी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ये सेक्टर ऐसा है जो डार्क हॉर्स है, अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। बट लॉन्ग रन में मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर मार्केट परफॉर्मर है। मैं अंडर परफॉर्म इनको नहीं करना चाहता, अच्छे स्टॉक्स हैं, पोर्टफोलियो में होने भी चाहिए, है ना। पूरी टीम आप जब बनाते हो और टेस्ट खेलने जा रहे हो तो पूरी टीम में आपका सहवाग नहीं हो सकते, या जायसवाल टाइप के प्लेयर नहीं हो सकते, कुछ ऐसे शांत प्लेयर भी होना चाहिए, ड्राविड टाइप के और पुजारा टाइप के, जो आपकी टीम को स्टेबिलिटी दे। मेलबर्न जैसी पिच आए तो कुछ संभाल के खेले, कुछ टिके, है ना। तो 12-13% के आसपास से रिटर्न देंगे, मार्केट जब खराब रहेगी तो संभालेंगे, क्योंकि सब मिड कैप स्मॉल कैप धुरंधर प्लेयर आपने ले लिए, विकेट खराब रहेगी सब निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसको एंगल दे सकते हो। अगर आपका अच्छा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हो तो वो टाइप के स्टॉक को ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म में भी एक मेरे ख्याल से एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ये सेक्टर दे रहा है। बाकी अगर आप अच्छे से डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो 7 घंटे का कोर्स, ये तो मैंने आपको एक वीडियो में समझा है, ये कॉन्सेप्ट पूरा बहुत अच्छे से फ्री में दोस्तों अवेलेबल है आपके लिए। तो ये वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए, जिसमें डिटेल में 7 घंटे में फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स दिया हुआ है। आज के दौर की दोस्तों नीड है ना कि हर कोई ना जल्दी रिटायर होना चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, और ये लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है ना कि यार 1 करोड़ रुपया अगर मेरे पास बन जाए ना लाइफ में तो काफी है क्या, क्या मैं उससे रिटायर हो सकता हूँ क्या। तो ये वीडियो दोस्तों आप जरूर चेकआउट कीजिए, इसमें डिटेल में मैंने बताया कि आपको कितना रुपया लगेगा अगर आपको रिटायरमेंट पाना है, तो उसके बाद रिटायरमेंट किस तरीके से पेंशन मिलेगी, इस पे भी दोस्तों हमने डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है, और बाकी बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हैं। अगर आप शेयर कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप डाउनलोड कीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उससे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, 1-to-1 रिक्वायरमेंट आपकी समझेंगे, कन्वर्जेशन करेंगे, उसके बाद आपका एक गोल प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थ्रू आउट दिस जर्नी जब तक आप इन्वेस्टेड हैं, आपको हमारी तरफ से गाइडेंस मिलेगी। जाते जाते दोस्तों बता दूं, वीडियो को रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिए, एनालिसिस की तरह लीजिए। ये सब चीजें आप किसी भी सेक्टर में यूज कीजिए, किसी भी स्टॉक में यूज कीजिए, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत बेहतर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।